Audio Jungle. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इमरान शफीक और आज सिंगल एंट्री सिस्टम के ही लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस किया था सुहेल अफजल की बुक का, और आज हम क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करेंगे जो कि सुहेल अफजल की बुक का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 11 ज़रा और लॉन्ग है और ऑथेंटिक क्वेश्चन है, ज़रा इसको आप तवज्जो से समझ लीजिएगा। पहले इसका क्वेश्चन समझ लीजिए, फिर हम आंसर की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन में कहता है जी कि कमाल हु कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सबमिटेड द रिटर्न टू इनकम टैक्स अथॉरिटीज showing his assets, showing his incomes to be as follows। कमाल एक बिजनेसमैन है, उसने अपनी इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को कुछ रिटर्न्स जमा कराई हैं अपनी इनकम्स के हवाले से, और उसकी इनकम्स के मुताबिक उसने कहा है कि ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2012 में उनका प्रॉफिट ये होगा, ईयर एंडिंग दिसंबर 31 2013 में उसका प्रॉफिट ये होगा, फिर 14, 15, 16 और 17 तक उसने हमें ये रिकॉर्ड्स दिए हैं। मीन्स 12, 13, 14, 15, 16 और 17 6 साल के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। स्टार्टिंग पीरियड 31 दिसंबर 2012 है, और जो आखिर में उसने ईयर यूज़ किया है वो 31 दिसंबर 2017 है। तो डियर स्टूडेंट, अगर मैं नीचे पढ़ूँ तो वो कहता है द इनकम टैक्स ऑफिसर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट सबमिटेड बाय द कमाल, कि कमाल ने जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड सबमिट किए हैं इनकम टैक्स का ऑफिसर उससे सेटिस्फाइड नहीं है, और उसने आपसे कहा है कि आप उसे असिस्ट करें उसके अकाउंट्स की करेक्टनेस तक पहुंचने के लिए, और उस मकसद के लिए कुछ डाटा उसने आपको नीचे प्रोवाइड किया हुआ है। तो बेटे मतलब इसका ये होगा कि आपको 6 साल के रिकॉर्ड्स का एनालिसिस करना है। पहला साल आपको होगा 31 दिसंबर 2012 और आखिरी साल होगा 31 दिसंबर 2017। तो बेटे आपने 31 दिसंबर 2012 से शुरू करना है, वो आपका स्टार्टिंग पीरियड बन जाएगा, और जो एंडिंग पीरियड होगा वो 31 दिसंबर 2017 आपका होगा। यानी आप दो चीज़ों का एनालिसिस करेंगे, और इस पूरे सिनेरियो के दरमियान में आपका सारा अकाउंटिंग पीरियड, अब अकाउंटिंग पीरियड आपका 12 महीने का नहीं है, इस क्वेश्चन के लिए आपका अकाउंटिंग पीरियड 6 साल पर मुहित है। तो 6 साल के आपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड का एनालिसिस करना है। उसके लिए बेटे 31 दिसंबर 2012 आपका स्टार्टिंग पीरियड है, और उसने कहा ये ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2012 है, यानी ये पहला साल खत्म हो रहा है 31 दिसंबर 2012 को। तो अगर ये 31 दिसंबर 2012 को खत्म हो रहा है तो बेटे ये स्टार्ट कब होगा? 1 जनवरी 2012 को, यानी इस पहले साल का जो स्टार्टिंग पीरियड होगा वो 1 जनवरी 2012 होगा। तो इस 1 जनवरी 2012 को हम 31 दिसंबर 2011 लिख सकते हैं, चूंकि जो पिछले साल का क्लोजिंग होता है वो अगले साल का ओपनिंग बन जाता है, और मुझे इसका स्टार्टिंग पीरियड चाहिए। तो 1 जनवरी 2012 का मतलब होगा 31 दिसंबर 2011, और वो आपका क्लोजिंग पीरियड बन के स्टार्ट में पीरियड बन जाएगा। तो लिहाजा आपका ओपनिंग पीरियड बनेगा 31 दिसंबर 2011, और एंडिंग पीरियड आपका बनेगा 31 दिसंबर 2017। तो बेटे जब आप ओपनिंग कैपिटल मालूम करेंगे तो ओपनिंग कैपिटल के लिए आपका पीरियड बनेगा 31 दिसंबर 2011, और जब क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए पीरियड बनेगा 31 दिसंबर 2017। ये मैंने ऑलरेडी बनाया है, इसलिए पीरियड को जरा फोकस कर लीजिएगा। अब 31 दिसंबर 2011 तक जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो इस वाली स्टेटमेंट में आएंगे ओपनिंग कैपिटल मालूम करने के लिए, और 11 के बाद 31 दिसंबर 2011 के बाद और 31 दिसंबर 2017 तक जितने भी फिगर्स होंगी वो आपकी इस वाली स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी। अब आगे चलते हैं। वो कहता है बिजनेस लायबिलिटीज एंड एसेट्स एट 31 दिसंबर 2011। अब वो खुद कह रहा है एट 31 दिसंबर 2011 मींस ओपनिंग पीरियड की बात कर रहा है, तो ये ओपनिंग पीरियड के एसेट्स और लायबिलिटीज है, तो ये ओपनिंग पीरियड में रिकॉर्ड हो जाएंगे। वो कहता है जी क्या है? नंबर 1 डेटर्स। डेटर्स आपके बेटे करंट एसेट होते हैं 2900 से, तो आप करंट एसेट्स में लिखेंगे डेटर्स 2900। उसके बाद बेटे आपके पास कैश एट बैंक 18,940 रुपीज, 18,940 रुपीज से आपका कैश एट बैंक हो जाएगा। उसके बाद बेटे आपके पास है जी स्टॉक 10,840 रुपीज, स्टॉक 10,840 रुपीज। अब स्टॉक को मैंने इनर कॉलम में लिखा है,
उसकी रीजन ये कि यहाँ उसने लिखा है साथ ब्रैकेट में कि स्टॉक 10,840 रुपीज एट सेलिंग प्राइस विच इज 25% अबव कॉस्ट, जो कि कॉस्ट से 25% ज्यादा है। मींस आपका ये स्टॉक कॉस्ट प्राइस पर नहीं है, सेलिंग प्राइस के ऊपर मौजूद है। तो बेटे याद रखें, कॉस्ट स्टॉक जो होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, स्टॉक कभी भी सेलिंग प्राइस पर नहीं होता। अगर उसने आपको सेलिंग प्राइस पर दिया तो आपको उसे कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। अब कैसे कन्वर्ट होगा, चूंकि ये अबव कॉस्ट है तो अबव कॉस्ट के लिए आपको इसकी लोडिंग करनी पड़ेगी। अगर वो कह रहा है अबव कॉस्ट है तो आप इसे डिवाइड करेंगे विच इज 25% अबव कॉस्ट, तो 125 पे डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपकी कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट होगा। जब भी वो अबव कॉस्ट का वर्ड यूज करें मींस इसके अंदर सेलिंग प्राइस प्रॉफिट भी है और कॉस्ट भी है। तो 25% प्रॉफिट है, 100% कॉस्ट है, दोनों को जमा करेंगे तो 125% हो जाएगा। मींस ये 10,840 125% है, इसे 125 पे डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका स्टॉक जो है वो कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसको कॉस्ट प्राइस पे कन्वर्ट करने के लिए हम कैलकुलेटर यूज करते हैं जी। तो 10,840 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय आप 100 करेंगे तो ये 8672 आपका आ जाएगा जी, 8672। उसका बेटे उसने लिखा हुआ है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स आपकी करंट लायबिलिटीज में आता है, तो क्रेडिटर्स लिख लें करंट लायबिलिटीज में। क्रेडिटर्स की अमाउंट है 14,640 रुपीज। उसका बेटे आगे वो कहता है कि कमाल ओड हिज ब्रदर, ओड का मतलब होता है मकरूज होना, कमाल अपने भाई का मकरूज है 8,000 रुपए का ऑन 31 दिसंबर 2011, 31 दिसंबर 2011 को वो अपने भाई का मकरूज है, मींस उसकी लायबिलिटी है, उसने अपने भाई से कर्जा लिया हुआ है। तो ये करंट लायबिलिटी में आप इसको लिख लें लोन फ्रॉम ब्रदर। अमाउंट इसकी बनेगी जी 8,000। उसके बाद बेटे वो कहता है जी कि ऑन 15 फरवरी 2014, 15 फरवरी 2014 को ही रीपेड दिस अमाउंट, उसने ये कर्जा वापस कर दिया। एंड ऑन 1 जनवरी 2017 और फिर 1 जनवरी 2017 को यानी 31 दिसंबर के बाद ही लेंट हिज ब्रदर, लेंट का मतलब कर्जा दे देना, इन्होंने कर्जा वापस करके फिर अपने भाई को कर्जा दे दिया। अब बेटे उसने ये कर्जा लिया था 2011 में, तो हमने लिख दिया लॉन फ्रॉम ब्रदर 8,000 क्योंकि उसकी लायबिलिटी थी। अब उसने कर्जा वापस कर दिया तो मींस हम इसको क्लोजिंग में नहीं लिखेंगे। फिर वो कहता है ही लेंट हिज ब्रदर, उसने अपने भाई को कर्जा दे दिया, तो चूंकि उसने अपने भाई को कर्जा दे दिया तो अब इसको आप एसेट में लिख लें लोन टू ब्रदर। ये आपका एसेट हो जाएगा। डेट चूंकि 31 दिसंबर 2011 के बाद है इसलिए हम क्लोजिंग में इसको लिखेंगे अमाउंट है जी 6,000। उसके बाद बेटे वो कहता है कमाल ओन द हाउस, कमाल एक घर का मालिक है विच ही परचेज इन 2000, जो उसने 2000 में खरीदा था, 2011 से पहले की बात कर रहा है। तो यहां पर आएगा फिक्स्ड एसेट में आपका हाउस, हाउस की अमाउंट है जी 40,000 रुपीज। उसके बाद एंड अ कार विच ही परचेज इन 2013, और एक कार उसने 2013 में परचेज की, 2011 के बाद की बात कर रहा है। तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर में आप लिख लेंगे कार, उसकी अमाउंट है जी 15,000 रुपीज। और फिर वो कहता है इन 2016 he bought rupees 20,000 shares in X Limited for rupees 15,000, उसने 20,000 रुपए के शेयर्स थे वो 15,000 रुपए में परचेज कर लिए, तो वो भी आपका एसेट हो जाएगा। यहां पर लिख लें शेयर्स, क्योंकि उसने परचेज किए हैं 15,000 रुपए, तो हम कॉस्ट प्राइस पर लिखेंगे जो एक्चुअल इसकी अमाउंट है। अब बेटे यहां पर एक बात सुन ले, जैसे उसने कहा था कि उसने अपने भाई से कर्जा लिया 8,000 रुपए का, तो हमने यहाँ लायबिलिटी में लिखा, तो उसने कहा वो कर्जा वापस कर दिया, तो मैंने कहा जब कर्जा वापस किया तो मींस लायबिलिटी खत्म हो गई, तो हमने यहाँ लायबिलिटी में नहीं लिखा। फिर उसने भाई को कर्जा दे दिया तो हमने करंट एसेट में लिख लिया। अब वो कह रहा है उसने घर परचेज किया था 2000 में 40,000 रुपए का, और आज उसने उसका कोई तस्करा नहीं किया, मींस वो उसने बेचा नहीं है, इसका मतलब अभी उसके पास वो घर पड़ा हुआ है। अब उसने बताया नहीं, लेकिन घर तो उसके पास पड़ा है। अगर उसकी डेप्रिसिएशन बताता, मैं डेप्रिसिएशन माइनस करके लिखता, वो एप्रिसिएशन बताता, मैं ऐड करके लिखता, उसकी वैल्यू बताता, मैं वैल्यू लिख देता। अगर वो कहता घर बेच दिया तो मैं उसको क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर में ना लिखता, लेकिन क्योंकि उसने कोई तस्करा नहीं किया, इसका मतलब घर उसी वैल्यू पर उसके पास पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब वो क्लोजिंग में भी आपका एसेट कंसीडर होगा। तो क्लोजिंग में भी आप उसे लिखेंगे हाउस
फिक्स एसेट में 40,000 रुपीज दोनों में आएगा। उसके बाद बेटे कहता है 2017 में ₹6,000 वर स्टोलन फ्रॉम हिज हाउस, उसके घर से 6,000 रुपया चोरी हो गया। कहां से चोरी हुआ? घर से। बिजनेस की अमाउंट घर गई तो घर से चोरी हुआ। अगर बिजनेस से चोरी तो बिजनेस का लॉस था, लेकिन क्योंकि उसके घर से चोरी हुआ तो हम इसे ड्राइंग्स कंसीडर करेंगे। तो यहाँ ड्राइंग्स के अंदर ये 6,000 रुपया आप देख लें। इसके अलावा भी ड्राइंग्स है, जब आएंगे तो कंप्लीट करते हैं। आगे कहता है कमाल एस्टिमेट दैट इज लिविंग एक्सपेंस हैव बीन, अब कमाल ने अंदाजा लगाया है 6 साल मैंने आपसे कहे थे, एक 2012, एक 2013, एक 2014, फिर 2015, 2016 और 2017। अब वो कह रहा है उसने अंदाजा लगाया कि उसके 2012 में जो उसके जाती खर्चे थे वो 6,000 रुपए के थे, मींस ड्राइंग्स। 2013 में उसके जाती खर्चे 8,000 रुपए के थे, मींस ड्राइंग्स। 2014 में उसके जाती खर्चे 12,000 रुपए के थे, और फिर वो कहता है 2015, 2016 और 2017 में 14,000 पर एनम। पर का मतलब एक एनम का मतलब साल, यानी एक साल के 14,000 रुपए, मींस 2015 में 14,000, 2016 में 14,000 और फिर 2017 में 14,000। तो ये आप टोटल कर लेंगे तो ये आपकी टोटल ड्राइंग्स बन जाएगी। 6 जमा 8 करेंगे तो 14,000 वो, 14,000 वो जमा 12,000 और जमा 42,000 तकरीबन वो। तो ये 68,000 की ये ड्राइंग्स प्लस 6,000 ये, तो ये 74,000 की टोटल आपकी ड्राइंग्स बन जाएंगी। अगर आप इसमें 6,000 मजीद जो स्टोलन फ्रॉम हिज हाउस था वो भी ड्राइंग्स में इंक्लूड होगा। साथ में लिखा भी है एक्सक्लूडिंग द अमाउंट स्टोलन फ्रॉम हिज हाउस, इसमें वो अमाउंट शामिल नहीं है जो उसके घर से चोरी हुई। अगर वो कहता है इंक्लूडिंग द अमाउंट स्टोलन फ्रॉम हिज हाउस, फिर हम इसको शामिल ना करते तो उसमें स्टोलन अमाउंट भी इसके अंदर शामिल होगी। तो 74,000 की टोटल आपकी ड्राइंग्स बन जाएगी। उसका वो कहता है जी ऑन 31 दिसंबर 2017 क्लोजिंग की बात कर रहा है। हिज एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर क्रेडिटर्स 16,800, करंट लायबिलिटीज में लिखें क्रेडिटर्स 16,800। फिर वो कहता है डेटर्स आपके करंट एसेट, डेटर्स की अमाउंट 11,840 रुपीज। उसके बाद कैश इन हैंड और कैश एट बैंक भी आपका करंट एसेट्स 38,900। और उसके बाद स्टॉक, और अगेन वो कह रहा है स्टॉक आपका सेलिंग प्राइस पर है तो मैं ब्रैकेट में लिखूंगा 13,480। और कहता है एट सेलिंग प्राइस व्हिच शोज ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25%। पहले वो कहता था अबव कॉस्ट, जब अबव कॉस्ट का 125 पे डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया। अब वो ग्रॉस प्रॉफिट का कह रहा है तो आप इसे 100 पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 75 से। 100 में से 25 माइनस करेंगे, टोटल सेलिंग प्राइस है ये वाली, और इसके ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट है 25%, तो मींस ये 100% है। अगर ये 100% है इसमें से 25% ग्रॉस प्रॉफिट वाला माइनस करेंगे तो 75% कॉस्ट बनेगी। तो इसको 100 पे डिवाइड करके 75 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपकी कॉस्ट प्राइस पर ये स्टॉक कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हमने स्टॉक प्राइस पे कॉस्ट प्राइस पे कन्वर्ट करना था। तो 13480 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 75, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपकी अमाउंट बनेगी 13480 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 75, 10,110 रुपीज। 10,110 रुपीज आपकी कॉस्ट प्राइस पे स्टॉक कन्वर्ट हो जाएगा। लिमिटेड, ये क्वेश्चन का डाटा था। अब आप ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करें टोटल्स करके, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोसेस होगा। तो पहले हम एसेट्स का टोटल कर लेते हैं ओपनिंग का। $8,672 जमा 40,000, ये टोटल अमाउंट आपकी बन जाएगी जी 70,512 रुपीज। 70,512 रुपीज, इसमें से आप माइनस करेंगे 14,640 और फिर माइनस करें इसमें से 8,000, तो
ये आपकी अमाउंट आएगी जी कैपिटल में 47872, ये आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। इसे आप ओपनिंग में लिख लें 47872 माइनस होना है, फिर आप इसी तरीके से क्लोजिंग का टोटल करें तो बेटे 6000 प्लस 11840 प्लस 38,900 प्लस 10,110 प्लस 15 और 15 30,000 प्लस 40,000 अब इसमें ऐड करेंगे तो बनेगा 136,850 136,850 और इसमें से आप माइनस करेंगे 16,800 तो ये आपका कैपिटल आ जाएगा जी 120050। ये आपका एंडिंग कैपिटल आ जाएगा, इसको आप यहाँ पर लिखेंगे 120050 और इसमें ऐड करें ड्राइंग 74,000, ये अमाउंट बन जाएगी 194050। फ्रेश कैपिटल इस क्वेश्चन में है नहीं, 0 194050 और माइनस करें इसमें से 47872 तो ये अमाउंट आएगी 146178। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 0 तो ये आपका नेट प्रॉफिट आएगा 146178, ये आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ये 6 साल का बेटा नेट प्रॉफिट है 2011 से लेकर 31 दिसंबर 2011 यानी 1 जनवरी 2012 से लेकर 31 दिसंबर 2017 तक 6 महीने का 6 साल का आपका ये प्रॉफिट बनता है। अब उसने जो प्रॉफिट शो किया है वो यहां से माइनस कर लें, लेस प्रॉफिट शो जो उसने शो किया हुआ है टू इनकम टैक्स अथॉरिटीज, वो उसने जो 6 साल का प्रॉफिट शो किया हुआ है वो 2012 का था बेटे। इन सबको जमा कर लें 14,700 जमा 14,800 जमा 15,740 रुपीज जमा 27,500 जमा 24,280 रुपीज जमा 18,520 रुपीज। ये पूरे 6 साल का प्रॉफिट है, इसको आप जमा कर लें 14,700 प्लस 14,800 प्लस 15,740 प्लस 27,500 प्लस 24,280 प्लस 18,520 रुपीज। तो बेटे टोटल प्रॉफिट बनता है 115540। ये जो उसने शो किया वो इतना प्रॉफिट था 11,55,40 1,15,540 रुपए, जबकि बनता है एक्चुअल ये प्रॉफिट है। इसका मतलब उसने इनकम टैक्स अथॉरिटीज को कम प्रॉफिट शो किया। कितना कम शो किया ये आप माइनस कर लें तो ये उसने जी कम शो किया प्रॉफिट 30,638 रुपीज, ये उसने प्रॉफिट शो नहीं किया टैक्स अथॉरिटीज को, तो प्रॉफिट नॉट शोन टू टैक्स अथॉरिटीज। और ये आपका बेटे आंसर है इस क्वेश्चन का। एक्चुअल प्रॉफिट ये बनता था, उसने ये शो किया तो इतना प्रॉफिट उसने कम शो किया है इनकम टैक्स अथॉरिटीज को। ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ द बुक सुहेल अफजल। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।